30 जनवरी 1948 3 गोलियों ने पूरे भारत को छलनी छलनी कर दिया। महात्मा गांधी की हत्या की बात जब जब होती है तब बड़ी कंट्रोवर्सी होती ही रहती है और दोनों के एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन कभी खत्म ही नहीं होते। गांधी जी की हत्या पे आज तक जितनी भी किताबें लिखी गई है उसमें एक चीज बड़ी ही कॉमन है। गांधी युग के अंत की शुरुआत 1946 से ही हो चुकी थी। डायरेक्ट एक्शन डे पर कलकत्ता में जब हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर रिटेलिएट किया तब गांधी जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया क्योंकि उनके अनुसार माइनॉरिटी को कभी दुख नहीं पड़ना चाहिए, वो भले ही मेजोरिटी के गले काट दे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जैसे ही अलग हुआ उसे सीधा 20 करोड़ रुपए दे ही दिए थे। पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि 12 जनवरी 1948 को सरकार का बयान जब ये आता है कि सरदार पटेल गांधी जी के ऊपर इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गांधी जी हिंदुओं के मुंह के ऊपर काली पोतना चाहते हैं, जिसके बाद उसके निशाने पर आते हैं महात्मा गांधी। 30 जनवरी 1948 3 गोलियों ने पूरे भारत को छलनी छलनी कर दिया, ऐसा गांधीवादी कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या की बात जब जब होती है तब बड़ी कंट्रोवर्सी होती ही रहती है क्योंकि लोग दो गुट में बट जाते हैं। पहला गांधी जी के समर्थक जो गांधी जी को महान बताते हैं, तो दूसरे नथुराम गोडसे के समर्थक जो गोडसे को देशभक्त बताते हैं, तो गांधीवादी उसे आतंकवादी। और दोनों के एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन कभी खत्म ही नहीं होते और सच कहीं दोनों के बीच रह जाता है जिसे कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी की हत्या नथुराम गोडसे ने अकेले नहीं की थी, उसके लिए पूरी की पूरी प्लानिंग थी। तो आज हम डिकोड करेंगे महात्मा गांधी असैसिनेशन की पूरी कहानी कि गांधी जी की हत्या नथुराम गोडसे ने पूरी प्लानिंग के साथ की थी या इसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई सपोर्ट था। जानते हैं इस वीडियो में। जब नथुराम गोडसे को गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने गांधी जी के ऊपर कई एलिगेशन लगाए। गांधी जी की हत्या पे आज तक जितनी भी किताबें लिखी गई है उसमें एक चीज बड़ी ही कॉमन है जिसे आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया। गांधी युग के अंत की शुरुआत 1946 से ही हो चुकी थी। गोडसे का पहला मुख्य आरोप ये था कि गांधी जी हमेशा मुसलमानों के पक्ष में ही खड़े रहे और हिंदुओं की पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया। ये गोडसे का मुख्य आरोप था, पर क्या वाकई में ऐसा था? चलो देखते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे पर कलकत्ता में बंगाल के कसाई सोहरावर्ती ने 25 से 30 हजार मासूम हिंदुओं की हत्या करवा दी थी। जब हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर रिटेलिएट किया तब गांधी जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने यहाँ तक स्टेटमेंट दे दिया, अगर कलकत्ता का हर हिंदू बलिदान दे देता तो हिंदू धर्म के साथ हिंदुस्तान भी बच जाता और इस्लाम भी शुद्ध हो जाता। नोआखली में जब हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहे थे तब गांधी जी ने उन सभी को आत्मरक्षा करने के बदले आत्महत्या करने की प्रेरणा दी और तरीके भी बताए। जैसे ही बिहार में मुसलमान दंगों में हारने लगे तो गांधी जी कलकत्ता को छोड़कर सीधा चले गए बिहार और वहां पे जाके हिंदुओं को कोसा और बुरा भला तक कहा। फिर खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं के ऊपर थोपना हो या फिर आर्य समाज के गुरु स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल राशिद को अपना भाई बनाना हो, ये सब गांधी जी ने किया। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की पहली मांग रखी गई। तब से लेकर 30 जनवरी 1948 तक यानी 7 साल 10 महीने और 7 दिन तक गांधी जी ने विभाजन का भरपूर विरोध किया, लेकिन मात्र एक दिन विरोध नहीं किया और वो था 2 जनवरी 1947 जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टीशन के लिए एग्री हो जाते हैं। तब वो कुछ नहीं बोले, ना कोई विरोध ना कोई अनशन। उन्होंने कांग्रेस को जिन्ना तक को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। उनके अनुसार भारत को आर्मी की जरूरत नहीं थी, देश अहिंसा से चलेगा। राम राज्य वो जरूर चाहते थे लेकिन भारतीयों के लिए नहीं, मुसलमान के लिए, क्योंकि उनके अनुसार माइनॉरिटी को कभी दुख नहीं पड़ना चाहिए, वो भले ही मेजोरिटी के गले काट दे। उन्होंने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन लाश तो उसकी गिरी नहीं, लेकिन 20 से 30 लाख मासूम हिंदू मुसलमानों की लाश जरूर गिरी। और सबसे शॉकिंग बात तो ये रही कि जब आजादी के बाद कलकत्ता में फिर से दंगे भड़कते हैं तब वो बंगाल के कसाई सोहरावर्ती के साथ अनशन पे बैठते हैं, जिससे डरकर हिंदू पीछे हट जाते हैं और गांधी जी सोहरावर्ती के हाथों संतरे का जूस पीकर अपना तोड़ते हैं। उसके बाद दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के अनुसार दिल्ली में भी दंगे भड़कते हैं। तो वहां पे जब मुसलमान भारी पड़ रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मुसलमान कमजोर पड़े वो तुरंत दिल्ली पहुंच गए दंगे रोकने के लिए। और वहां पे ये तक कह देते हैं, जब हिंदू लोग मस्जिद के बाहर बाजा बजाते हैं तब मुझे दुख और लज्जा का अनुभव होता है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी एक ही दिन में नेहरू सरकार को पलटने की साजिश थी।
जैसे कि बांग्लादेश पे शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने हिंसा रोकने का प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, उसमें हिंदुओं का साथ भी मिला, लेकिन जो सपोर्ट की आशा उसे मुस्लिमों की तरफ से थी वो उसे नहीं मिली, क्योंकि वो पाकिस्तान की मांग के ऊपर अड़े हुए ही थे। लेकिन जब वो हारने लगते तब गांधी जी को अपना भगवान बना लेते, और जब भारी पड़ रहे होते तब गांधी जी के रास्ते में वो मल मूत्र, गाय के मांस की बोटियां तक फेंक देते और गांधी जी उसके ऊपर चलने के लिए मजबूर हो जाते थे, लेकिन फिर भी उसे सच नहीं दिखाई देता था। दूसरा बड़ा एलिगेशन ये था कि उन्होंने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलाकर राष्ट्रद्रोह किया। भारत जब आजाद हुआ तब आरबीआई के पास 375 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को और 300 करोड़ रुपए भारत को देने का डिसाइड हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जैसे ही अलग हुआ उसे सीधा 20 करोड़ रुपए दे ही दिए गए और बाकी के 55 करोड़ उसे किस्तों में देने थे। जैसे ही उसे 20 करोड़ रुपए मिले उन्होंने सीधा कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया, जिसे देखकर सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने बाकी के 55 करोड़ रुपए तुरंत देने से मना कर दिया। सरकार का ये कहना था कि जब तक कश्मीर इश्यू सोल्व नहीं होता तब तक उसे ये रुपये नहीं दिए जाएंगे। तब विलन बनता है लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने गांधी जी को ये कहकर कन्विंस कर लिया कि अगर भारत पाकिस्तान को तुरंत ही 55 करोड़ रुपए नहीं देता तो भारत की छवि पूरे विश्व में बद से बदतर हो जाएगी। जिसके बाद वो फिर से अनशन पे बैठ गए। अनशन में उन्होंने सीधे 55 करोड़ की कोई मांग नहीं की, उन्होंने टोटल 6 मांगे रखी थी। ये जरा पढ़ लीजिएगा पॉज करके। पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि 12 जनवरी 1948 को सरकार का बयान जब ये आता है कि भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए अभी नहीं देगा तब अनशन शुरू हो जाता है, और 16 जनवरी को जब गवर्नमेंट दबाव में आकर 55 करोड़ रुपए देने को मान जाती है तब उसी दिन अनशन खत्म हो जाता है और सरकार की तारीफ होने लगती है, वो भी गांधी जी के द्वारा। सरदार पटेल गांधी जी के ऊपर इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गांधी जी हिंदुओं के मुंह के ऊपर काली पोतना चाहते हैं। इन सभी घटनाओं से हिंदू महासभा में गुस्सा बढ़ता जा रहा था, खास करके नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे। नथुराम गोडसे वीर सावरकर की क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थे। उन्होंने हिंदू महासभा के लिए लंबे समय तक कार्य किया। पहले आरएसएस से जुड़े, लेकिन राजनीति में इंटरेस्ट के कारण आरएसएस को छोड़कर हिंदू सभा में जुड़ गए। गोडसे नारायण आप्टे के साथ मिलकर अग्रणी पत्रिका चलाते थे, जिसके लिए उन्होंने वीर सावरकर जी से 15,000 तक का लोन तक लिया था। इन दोनों का इतिहास भी बड़ा ही रोचक है, लेकिन उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। 1946 आते आते इन दोनों की कलम बड़ी ही तीखी हो जाती है। उन्होंने अपने गुरु वीर सावरकर जी को तक दुर्बल बता दिया, क्योंकि वो हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद वीर सावरकर ने भी इन दोनों के साथ बात करना तक बंद कर दिया। इन लोगों का प्लान गांधी जी को मारने का बिल्कुल नहीं था। ये पहले मात्र जिन्ना और लियाकत अली को बम धमाके से मारना चाहते, जिसके लिए उन्होंने मोर्टार तक इकट्ठा कर लिया था। लेकिन जिन्ना चले जाते हैं पाकिस्तान, वो बाद में कभी भारत नहीं आते, इसलिए उन लोगों का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। जिसके बाद उसके निशाने पर आते हैं महात्मा गांधी। अब गांधीवादी, वामपंथी, लिबरल्स ये सभी नथुराम गोडसे को टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन टेररिज्म और असासिनेशन में बड़ा ही फर्क होता है। असासिनेशन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को मारने के लिए प्लान किया जाता है, जैसे कि गोली मार देना, जहर दे देना, बम धमाके से उड़ा देना, जो कि राजीव गांधी के केस में हुआ था। और टेररिज्म में कोई मोटिव नहीं होता, उसका एक ही मकसद होता है कि लोगों को मारना। अब गांधी जी को मारना कोई आसान काम तो था नहीं, जैसे कि कोई आम आदमी को रास्ते पे चलते हुए गोली मार दे, इतना आसान काम नहीं था। जिसमें कुल 6 लोगों की टीम बनी थी। पहले नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे, इन दोनों ने हत्या की पूरी प्लानिंग की। तीसरे थे मदन लाल पहावा, जो कि बम बनाते थे। विष्णु करकरे, जो हथियार सप्लायर थे और टेक्निकल चीजें देखते थे। दिबंगर बड़गे, जो कि बहरूपिया और बिचौलिया था। और लास्ट में गोपाल गोडसे, नथुराम गोडसे के भाई, जिसका काम लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना था। 20 जनवरी 1948 को गांधी जी को मारने का इन्होंने पहला प्लान बनाया, जिसके अनुसार बिरला हाउस में जब गांधी जी सभा को संबोधित करते थे उस समय पीछे की साइड पर एक दीवार थी। दीवार से कुछ ही मीटर दूर गांधी जी भाषण देते थे। तो इन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि दीवार के ऊपर एक बम लगाया जाएगा। जैसे ही बम फटता है तब भगदड़ होगी। जैसे ही भगदड़ होती है, गांधी जी और सोहरावर्दी को गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाएगी। हाँ, कसाई को भी क्यों छोड़ा जाए। और हत्या के बाद सभी भगदड़ में बच के निकल जाएंगे। प्लानिंग एकदम सटीक थी। बड़गे गोली मारने ही वाला था, लेकिन उसे लगा कि अगर गोली मारने के बाद में पकड़ा गया और ये लोग भाग निकलेंगे तो बलि का बकरा मैं ही बनूंगा। प्लानिंग के अनुसार बम फटा
लेकिन भगदड़ नहीं हुई और गांधी जी ने कहा अगर ऐसे ही हम डर जाएंगे तो जब सच में कुछ होगा तब हम क्या करेंगे। इसीलिए उसकी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई और सरकार को गांधी जी की हत्या की साजिश के बारे में पहले से पता था, लेकिन उन्होंने गांधी जी को कोई सुरक्षा नहीं दी। ये जब फेल अटेम्प्ट हुआ उसके बाद भी नहीं दी, लेकिन सुरक्षा क्यों नहीं दी गई ये भी आज तक एक सस्पेंस है। हो सकता है कि गांधी जी के कुछ निर्णय सरकार के लिए बोझ बन चुके हो, या शायद गांधी जी भी, जैसे कि 55 करोड़ का मैटर, वो सीधे तौर पर गांधी जी को कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्होंने गोडसे से गांधी जी को बचाने की कोशिश तक नहीं की, जिसमें आपको पूरी बात समझ में जरूर आ जाएगी। फिर नथुराम गोडसे ने डिसाइड किया कि मुझे ही कुछ करना होगा। फिर वापस 30 जनवरी 1948 को आप्टे, गोडसे और करकरे तीनों अपने रिवॉल्वर लेकर बिरला हाउस पहुंच जाते हैं और डिसाइड ये होता है कि पहला अटेम्प्ट नथुराम गोडसे करेंगे। अगर वो फेल होते हैं तो उसके बाद आप्टे और करकरे गांधी जी के ऊपर हमला करेंगे। शाम 5:17 पर गांधी जी प्रार्थना सभा में जाने के लिए वहां से निकलते हैं। तभी गोडसे गांधी जी के सामने आ जाता है, उसे प्रणाम करता है, उसके बाद 3 गोलियां ताक देता है। गोलियां लगते ही गांधी जी की मृत्यु तत्काल हो जाती है और वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए खड़ा रह जाता है, लेकिन कोई भी उसे गिरफ्तार करने नहीं आता क्योंकि सभी लोग डरे हुए थे। फिर गिरफ्तारियां शुरू होती है और वीर सावरकर तक को आरोपी बनाया जाता है। उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने वैचारिक प्रेरणा दी थी, लेकिन कोई पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण वीर सावरकर जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा, मदन लाल पहावा, विष्णु करकरे और गोपाल गोडसे को उम्र कैद और दिगंबर बड़गे को 7 साल की सजा होती है और 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी हो जाती है। ये पूरी कहानी मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, डिटेल में उसके ऊपर मिनिमम 1 घंटे का वीडियो बन ही सकता है। आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।